बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर बेटा आपकी बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 13 का लेक्चर नंबर 23 है और इस चैप्टर का ये लास्ट लेक्चर है और टॉपिक है आपका डाइविंग रिफ्लेक्स और लंग कैपेसिटीज़। ये हमारे दो टॉपिक होंगे आज। सबसे पहले हम डाइविंग रिफ्लेक्स के बारे में देख लेते हैं। इक्वेटिक मैमल स्पेशली सिटेशियंस, ठीक हो गया। इक्वेटिक मैमल हैं जिनको आप क्या कहते हो, ग्रुप है उनका सिटेशियंस। दे कैन स्टे इन द डेप्थ ऑफ द ओशन फॉर अबाउट 2 hours विदाउट कमिंग अप फॉर एयर। के इक्वेटिक मैमल हैं उनको आप सिटेशियंस कहते हो। दे कैन स्टे इन द डेप्थ ऑफ द ओशन, ये समंदर की गहराई में रह सकते हैं। फॉर अबाउट 2 hours 2 घंटे तक ये समंदर के नीचे पानी में रह सकते हैं। विदाउट कमिंग अप फॉर एयर, ये बाहर नहीं आते हवा के लिए, ठीक हो गया। कितने घंटे के लिए रहते हैं पानी में? 2 hours के लिए रहते हैं। डाइविंग मैमल हैव ऑलमोस्ट ट्वाइस द वॉल्यूम ऑफ द ब्लड। अब डाइविंग मैमल्स क्या होते हैं? गोताखोर मैमल जो पानी में नीचे चले जाते हैं उनको आप डाइविंग मैमल्स कहते हो। क्या फ़र्क होता है डाइविंग मैमल्स में या उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं? पहली प्रॉपर्टी, दे ऑलमोस्ट हैव ट्वाइस द वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन रिलेशन टू देयर बॉडी वेट एज़ कम्पेयर टू नॉन डाइवर। कि इनमें एक तो खून का वॉल्यूम डबल होता है। नॉन डाइवर्स के मुकाबले में डाइविंग मैमल का जो ब्लड वॉल्यूम होता है वो क्या होता है? ट्वाइस होता है। ब्लड वॉल्यूम इज ट्वाइस in relation to their body weight as compared to non-divers. दूसरी प्रॉपर्टी, most of the diving mammals have higher concentration of myoglobin. दूसरी जो खसूसियत है इनके अंदर, वो इनके अंदर मायोग्लोबन, मसल हीमोग्लोबन, मसल प्रोटीन, मसल पिगमेंट, मायोग्लोबन, वो इनके अंदर ज़्यादा होती है, ठीक हो गया। कहाँ पाई जाती है? मसल के अंदर। और जो मायोग्लोबिन होती है दैट बाइंड्स एक्स्ट्रा ऑक्सीजन, वो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन को बाइंड करती है। सो ये दो प्रॉपर्टीज़ आपने देखी डाइविंग मैमल्स की। एक तो आपने कहा इनका जो ब्लड का वॉल्यूम होता है वो ट्वाइस होता है नॉन डाइवर्स के मुकाबले में, और नॉन डाइवर्स के मुकाबले में इनके अंदर मायोग्लोबिन जो मसल में पाई जाती है उसकी क्या मौजूद होती है? इनके अंदर हायर कंसनट्रेशन। सो ब्लड का वॉल्यूम ट्वाइस है और मायोग्लोबिन इनके अंदर ज़्यादा होती है और मायोग्लोबिन क्या करती है? बाइंड एक्स्ट्रा ऑक्सीजन। ये प्रॉपर्टीज़ होती हैं डाइविंग एनिमल्स की। अब देखते हैं हम डाइविंग रिफ्लेक्स क्या है। डाइविंग रिफ्लेक्स क्या है और उसके दौरान क्या चेंजेस आती हैं? when a mammal dives to its limit, the diving reflex is activated. जब एक मैमल डाइव करता है, गोता लगाता है पानी में नहीं चला जाता है, तो कौन सा रिफ्लेक्स एक्टिव हो जाता है? डाइविंग रिफ्लेक्स एक्टिव हो जाता है। अब डाइविंग रिफ्लेक्स के दौरान क्या क्या चीज़ें होती हैं? पहली बात, ब्रीदिंग स्टॉप्स। जैसे ही पानी के अंदर जा रहा है वो, तो उसकी एक तो ब्रीदिंग स्टॉप्स हो जाएगी। रेट ऑफ हार्ट बीट स्लोज डाउन। जो दिल की धड़कन है वो स्लो हो जाएगी। कितनी स्लो हो जाएगी? टू 1/10 ऑफ द नॉर्मल, ठीक है। जो दिल की धड़कन है वो 1/10 क्या हो जाएगी? स्लो हो जाएगी। कंजम्पशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एनर्जी इज़ रिड्यूस्ड। जो ऑक्सीजन की कंजम्पशन है, जो एनर्जी की कंजम्पशन है, वो कम हो जाएगी, ठीक है। क्या देखा आपने? व्हेन ए मैमल डाइव टू इट्स लिमिट, व्हेन ए मैमल डाइव टू इट्स लिमिट द डाइविंग रिफ्लेक्स इज एक्टिवेटेड। जब एक मैमल डाइव करता है तो उसके अंदर डाइविंग रिफ्लेक्स एक्टिव हो जाता है। और डाइविंग रिफ्लेक्स के दौरान क्या होता है? ब्रीदिंग स्टॉप्स। दूसरे नंबर पे, रेट ऑफ हार्ट बीट स्लोज डाउन टू 1/10 ऑफ द नॉर्मल रेट। जो दिल की धड़कन है वो 1/10 नॉर्मल रेट से क्या हो जाती है? कम। कंजम्पशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एनर्जी इज आल्सो रिड्यूस्ड। ऑक्सीजन की जो कंजम्पशन है और एनर्जी की जो कंजम्पशन है वो कम हो जाती है। और क्या होता है? और क्या होगा? द ब्लड इज रीडिस्ट्रीब्यूटेड बट मोस्ट ऑफ द ब्लड गोज टू द ब्रेन एंड द हार्ट विच कैन लीस्ट विदस्टैंड एनाक्सिया। एक लफ्ज़ है एनाक्सिया। एनाक्सिया का मतलब होता है ऑक्सीजन की कमी, लैक ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की कमी को हम कहते हैं एनाक्सिया। एक हमारा हार्ट है और एक हमारा ब्रेन है। ये दो ऑर्गन ऐसे वाइटल ऑर्गन हैं कि ये ऑक्सीजन की कमी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। थोड़े से टाइम के लिए भी अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाए, जिसको एनाक्सिया कहते हैं, तो हार्ट और ब्रेन उसको विद स्टैंड बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो अब क्या होगा?
जो ब्लड होगा वो रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ब्लड डाइविंग रिफ्लेक्स में जो पहली चीज़ क्या हुई थी, ब्रीदिंग स्टॉप। दूसरे नंबर पे दिल की धड़कन 1/10 नॉर्मल रेट से कम हो गई। कंजम्पशन ऑफ एनर्जी और ऑक्सीजन कम हो गई। चौथे नंबर पे ब्लड रीडिस्ट्रीब्यूट करेगा, ब्लड दोबारा तकसीम करेगा अपने आप को, उन रीजन की तरफ जाएगा, उन पार्ट्स की तरफ जाएगा, उन ऑर्गन की तरफ जाएगा जिसको ब्लड ज़्यादा चाहिए, ठीक है, उन हिस्सों के पास कम जाएगा जिनको ब्लड नहीं चाहिए। सो ब्लड इज रीडिस्ट्रीब्यूटेड बट मोस्ट ऑफ द ब्लड गोज टू द ब्रेन। ज़्यादातर ब्लड किसके पास जाएगा, ब्रेन के पास, एंड टू द हार्ट और दिल के पास। क्यों ब्रेन और हार्ट के पास क्यों ब्लड ज़्यादा जा रहा है, विच कैन लीस्ट विद स्टैंड अनाक्सिया, क्योंकि ये ऑक्सीजन की कमी को वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि ये ऑक्सीजन की कमी को बर्दाश्त नहीं कर सकते, लिहाजा जो ब्लड होगा वो इनके पास चला जाएगा, ऑक्सीजन की कमी अनाक्सिया। आगे चलें, 5वीं तब्दीली, स्किन मसल एंड डाइजेस्टिव ऑर्गन एंड अदर इंटरनल ऑर्गन रिसीव वेरी लिटिल ब्लड। ठीक है, कौन कौन, स्किन के मसल, डाइजेस्टिव ऑर्गन और दूसरे इंटरनल ऑर्गन वो कम खून वसूल करेंगे। वाइल an animal is submerged because these areas can survive with less oxygen। खून वो कह रहा है स्किन मसल के पास खून कम जाएगा, डाइजेस्टिव ऑर्गन के पास खून कम जाएगा, दूसरे इंटरनल ऑर्गन के पास भी खून कम जाएगा। क्यों, बिकॉज दीज एरियाज़ कैन सर्वाइव विद लेस ऑक्सीजन। ये जो एरियाज़ हैं ये लेस ऑक्सीजन में सर्वाइव करते हैं, ये एनाक्सिया को, ऑक्सीजन की कमी को बर्दाश्त करते हैं, ब्रेन और हार्ट नहीं करते। तो ब्रेन और हार्ट के पास ब्लड ज़्यादा जाएगा। इन एरियाज़, दूसरे एरियाज़ कौन थे, इंटरनल ऑर्गन, डाइजेस्टिव ऑर्गन, स्किन मसल, ये एनाक्सिया बर्दाश्त करते हैं, ऑक्सीजन की कमी को बर्दाश्त कर सकते हैं, लिहाजा इनके पास ब्लड क्या होगा, कम जाएगा। छठी जो चेंज आती है डाइविंग रिफ्लेक्स के दौरान, मसल शिफ्ट फ्रॉम एरोबिक रेस्पिरेशन टू एनएरोबिक रेस्पिरेशन। मसल के अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन की बजाय अब एनएरोबिक रेस्पिरेशन का अमल होता है और एनएरोबिक के ज़रिए वो क्या हासिल करते हैं, एनर्जी हासिल करते हैं। क्विकली मैं रिवाइज करा देता हूँ टॉपिक का आपने पढ़ा। डाइविंग रिफ्लेक्स आपने कहा इक्वेटिक एनिमल होते हैं, जिसमें इक्वेटिक मैमल होते हैं, पानी में रहने वाले मैमल्स होते हैं जिनको स्टेशंस कहते हो। ये डेप्थ ऑफ द ओशन चले जाते हैं और 2 आवर्स तक वहाँ रहते हैं विदाउट कमिंग अप फॉर एयर। उसके बाद डाइविंग मैमल की क्या खसूसियात होती है, पहली खसूसियत आपने कहा इनके पास ट्वाइस द वॉल्यूम ऑफ ब्लड होगा एज़ कम्पेयर टू द नॉन डाइवर। और दूसरी बात, इनके अंदर हायर कंसनट्रेशन होगी मायोग्लोबिन की और उसकी वजह से ये एक्स्ट्रा ऑक्सीजन को स्टोर कर सकते हैं जो डाइविंग रिफ्लेक्स के दौरान काम आएगी। अब डाइविंग रिफ्लेक्स क्या है, ये क्या थी ऊपर वाली, डाइविंग मैमल की प्रॉपर्टीज़ हैं 2। अब डाइविंग रिफ्लेक्स कब पैदा होता है और कौन सी चेंजेस आती हैं, व्हेन ए मैमल डाइव टू इट्स लिमिट डाइविंग रिफ्लेक्स इज एक्टिवेटेड। जब एक मैमल डाइव करता है ना तो डाइविंग रिफ्लेक्स एक्टिव हो जाता है। डाइविंग रिफ्लेक्स के दौरान 6 चेंजेस आती हैं। ब्रीदिंग रेट स्टॉप्स, ब्रीदिंग स्टॉप्स, हार्ट बीट स्लोज डाउन टू 1/10 ऑफ द नॉर्मल रेट, कंजम्पशन ऑफ ऑक्सीजन एनर्जी इज रिड्यूस्ड, ब्लड इज रीडिस्ट्रीब्यूटेड बट मोस्ट ऑफ द ब्लड गो टू द ब्रेन एंड द हार्ट विच कैन लीस्ट विद स्टैंड अनाक्सिया। 5वें नंबर पे स्किन के मसल जो होंगे, डाइजेस्टिव ऑर्गन होंगे एंड अदर इंटरनल ऑर्गन दे रिसीव लेस ब्लड बिकॉज दे कैन विदस्टैंड लेस ऑक्सीजन, दे कैन विदस्टैंड द एनाक्सिया। ठीक है, ये दूसरे ऑर्गन जो हैं ये ऑक्सीजन की कमी को बर्दाश्त कर सकते हैं, लिहाजा इनके पास ब्लड कम जाएगा। और जो मसल होंगे उस डाइविंग मैमल के वो शिफ्ट हो जाएंगे एरोबिक टू एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन की जगह ऑक्सीजन चूँकि कम हो गई है, लिहाजा वो ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में क्या करेंगे, रेस्पिरेशन करेंगे। सो दे शिफ्ट फ्राम एरोबिक टू एनारोबिक रेस्पिरेशन। ये इंपॉर्टेंट था कि डाइविंग रिफ्लेक्स में कौन सी चेंजेस होती हैं ये आपने लिखनी है और डाइविंग मैमल्स की कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। आगे नेक्स्ट आपका टॉपिक है लंग कैपेसिटीज़ के बारे में। लंग कैपेसिटीज़ के बारे में देखें बेटा इसे। इन एन एडल्ट ह्यूमन बीइंग व्हेन द लंग्स आर फुल्ली इन्फ्लेटेड द टोटल इनसाइड कैपेसिटी ऑफ द लंग इज़ अबाउट 5 लीटर। ये MCQs है, बहुत इंपॉर्टेंट, कि जब इंसान के जो लंग्स होते हैं फुल्ली इन्फ्लेटेड होते हैं, यानी कि फूले हुए होते हैं, फुली एक्सपेंड होते हैं, तो इनके अंदर हवा कितनी आ सकती है, 5 लीटर। याद रखना, जब हमारे लंग्स फुली इन्फ्लेटेड होते हैं, फुली एक्सपेंडेड होते हैं, तो इनके अंदर कितनी हवा आती है, 5 लीटर हवा आ सकती है हमारे लंग्स के अंदर। सो MCQs कवर किया आपने। इन एन एडल्ट, एडल्ट की बात हो रही है, बच्चों में नहीं।
और बूढ़ों में भी नहीं। इन एन एडल्ट ह्यूमन बीइंग व्हेन द लंग्स आर फुल्ली इन्फ्लेटेड द टोटल इनसाइड कैपेसिटी ऑफ द लंग इज अबाउट 5 लीटर। Normally when we are at rest or asleep the exchange of the gases is about half a liter। अब वो कह रहा है कि जब हम रेस्ट की हालत में होते हैं या हम सो रहे होते हैं तो उस टाइम तकरीबन गैसों का तबादला जो होता है वो हाफ लीटर से भी कम होता है बेटा, याद रखिएगा। जब हम रेस्ट की हालत में हों या जब हम स्लीप हों यानी कि सो रहे हों, जो एक्सचेंज होती है वो हाफ लीटर से भी कम होती है। सो दो बातें आपने सीखी, 2 MCQs कवर किया आपने कि जब लंग फुल्ली इन्फ्लेट हो जाए तो कितनी हवा उनमें आ सकती है, 5 लीटर हवा उनमें आ सकती है। जब हम रेस्ट की हालत में हो या हम सो रहे हों तो उस टाइम गैसों का तबादला सिर्फ कितने लीटर का हो सकता है, हाफ लीटर का होता है। ठीक है, 500 ml गैशियस एक्सचेंज हवा की हो सकती है। आगे चलते हैं। द वॉल्यूम ऑफ द एयर टेकन इनसाइड द लंग्स एंड एक्सपेल्ड ड्यूरिंग एक्सरसाइज इज अबाउट 3.5 लीटर। अब बात करेंगे कि जब हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो तब हम कितनी हवा अंदर लेके जा सकते हैं या कितनी हवा बाहर लेके जा सकते हैं, वो 3.5 लीटर होती है। सो 3 MCQs हो गए। जब आप रेस्ट की हालत में हो या स्लीप की हालत में हो तो गैशियस एक्सचेंज कितनी होती है, हाफ लीटर। ठीक है, कि तब आपके जिस्म के अंदर हाफ लीटर हवा जाएगी और हाफ लीटर हवा बाहर निकलेगी। जब आप एक्सरसाइज करते हो तो तब आप कितनी हवा अंदर ले जाते हो और कितनी बाहर निकालते हो, 3.5 लीटर। और टोटल कैपेसिटी कितनी होती है लंग्स की जब वो फुल इन्फ्लेटेड होते हैं, 5 लीटर। 3 MCQs। आगे चलते हैं। इन अदर वर्ड देयर इज रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ 1.5 लीटर इवन ड्यूरिंग एक्सरसाइज विच कैन नॉट बी एक्सपेल्ड। सो आपने कहा एक्सरसाइज के दौरान आप कितनी हवा को इनसाइड लेके जा सकते हो और एक्सपेल कर सकते हो, 3.5 लीटर। एक्सरसाइज के दौरान भी 1.5 लीटर जो हवा होती है वो फिर भी आपके जिस्म के अंदर रह जाती है, लंग्स के अंदर रह जाती है, जिसको आप एक्सपेल नहीं कर सकते इवन ड्यूरिंग एक्सरसाइज। इसी को आप कहते हो रेजिडुअल वॉल्यूम। क्या कहते हो, रेजिडुअल वॉल्यूम कितना होता है, 1.5 लीटर या 1500 ml। 1500 ml में भी इनको कन्वर्ट कर लीजिएगा, MCQ आ सकता है ml में भी, एंटी टेस्ट में स्पेशली। सो इन अदर वर्ड देयर इज रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ 1.5 लीटर इवन ड्यूरिंग एक्सरसाइज विच कैन नॉट बी एक्सपेल्ड आउट। एक्सरसाइज के दौरान भी मैक्सिमम कितना आप बाहर निकालते हो, 3.5। टोटल आप कितना लेके गए थे, 5 लीटर, 3.5 आप बाहर निकाल रहे हो, अभी भी कितनी बाकी है अंदर, 1.5। दिस इज कॉल्ड रेजिडुअल वॉल्यूम, जो आपके कहाँ रहेगी, लंग्स के अंदर रहेगी। ये सारे MCQs हैं, 4 MCQs हो गए। नॉर्मली एट रेस्ट वी इनहेल एंड एक्सेल 15 to 20 टाइम्स पर मिनट। नॉर्मल हालात में जब हम रेस्ट की हालत में होते हैं तो हम 1 मिनट में 15 से 20 दफ़ा सांस लेते हैं। याद रखना बेटा, जब हम रेस्ट की हालत में होते हैं तो हम इनहेल और एक्सेल यानी कि ब्रीदिंग कितनी दफ़ा करते हैं, 15 to 20 टाइम्स पर मिनट। याद रखिएगा। ड्यूरिंग एक्सरसाइज द ब्रीदिंग रेट में राइज टू 30 टाइम्स पर मिनट। रेस्ट की हालत में हमारा जो ब्रीदिंग रेट होगा 15 से 20 दफ़ा 1 मिनट में सांस लेंगे। रेस्ट में हम कितना सांस लेते हैं, रेस्ट में 15 से 20 दफ़ा 1 मिनट में। एक्सरसाइज जब हम करते हैं तो हमारा ब्रीदिंग रेट 30 टाइम्स पर मिनट हो जाता है। ये 2 MCQs और हो गए। द इंक्रीज्ड रेट एंड डेप्थ ऑफ द ब्रीदिंग ड्यूरिंग एक्सरसाइज अलाउज मोर ऑक्सीजन टू डिजॉल्व इन द ब्लड एंड सप्लाइड टू द एक्टिव मसल्स। अब उसने कहा कि जब एक्सरसाइज करते हो तो ब्रीदिंग रेट कितना हो गया, 30 टाइम हो गया, यानी कि बढ़ गया। सो इंक्रीज रेट, एक्सरसाइज के दौरान ब्रीदिंग का जो रेट है वो भी बढ़ता है और डेप्थ भी बढ़ती है। डेप्थ का मतलब आप गहरे गहरे सांस लेते हो, आप गहरे गहरे सांस लेते हो। एक सांस आप तेज़ी से लेते हो और एक जो सांस की जो आपकी डेप्थ है वो भी बढ़ जाती है। सो एक्सरसाइज के दौरान रेट क्यों बढ़ता है और ब्रीदिंग की डेप्थ क्यों बढ़ती है, इसलिए बढ़ती है ताकि आप ज़्यादा ऑक्सीजन अंदर लेके जाओ और ज़्यादा ऑक्सीजन अंदर जाए और वो क्या हो जाए, ब्लड में डिज़ॉल्व हो जाए और ये किसको सप्लाई हो जाए, एक्टिव मसल को, जो एक्सरसाइज के दौरान क्या कर रहे होते हैं, काम। सो अगर कोई आपसे पूछे ना कि एक्सरसाइज के दौरान ब्रीदिंग का रेट क्यों बढ़ता है और ब्रीदिंग की डेप्थ क्यों बढ़ती है, तो आप कहोगे ड्यूरिंग एक्सरसाइज द रेट एंड द डेप्थ ऑफ द ब्रीदिंग इज इंक्रीज्ड। वाई इंक्रीज,
बिकॉज इट अलाउज मोर ऑक्सीजन टू डिजॉल्व इन द ब्लड, इससे ज़्यादा ऑक्सीजन खून के अंदर डिजॉल्व होती है, एंड देन इट इज़ सप्लाई टू द एक्टिव मसल। जब ज़्यादा डिजॉल्व होगी, ज़्यादा अंदर जाएगी, ज़्यादा डिजॉल्व होगी, फिर वही ज़्यादा ऑक्सीजन किसको चली जाएगी, वो मसल के पास चली जाएगी और मसल उसको यूज़ करके क्या लेंगे, एनर्जी लेंगे। द एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड which the muscle puts into the blood is removed by deep and fast breathing। अब जब ऑक्सीजन ज़्यादा डिज़ॉल्व हो रही है, ऑक्सीजन ज़्यादा अंदर आ रही है, ऑक्सीजन ज़्यादा डिज़ॉल्व हो रही है और ऑक्सीजन ज़्यादा यूज़ हो रही है, तो एनर्जी भी ज़्यादा बनेगी, रेस्पिरेशन की रफ्तार भी ज़्यादा होगी, कार्बन डाइऑक्साइड भी ज़्यादा बनेगी और एनर्जी भी ज़्यादा बनेगी। जब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा बनेगी तो द एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड विच द मसल पुट इनटू द ब्लड इज़ रिमूव्ड बाय डीप एंड फास्ट ब्रीदिंग। सो कार्बन डाइऑक्साइड भी ज़्यादा बन रही है, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा बन रही है उस ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को फिर आप कैसे निकालते हो, बाय डीप एंड फास्ट ब्रीदिंग, इनके गहरे गहरे सांसों से और तेज़ तेज़ सांस लेके हम उस ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को भी निकालते हैं। तो याद रखना, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा जो ब्रीदिंग रेट है, उसकी रफ्तार है, वो बढ़ जाती है और उसकी जो डेप्थ है वो भी बढ़ जाती है। क्यों? ताकि ऑक्सीजन ज़्यादा अंदर जाए और मसल उसको इस्तेमाल कर सकें। और ये इसलिए भी तेज़ हो जाती है और डेप्थ बढ़ जाती है ताकि जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है उसको भी जिस्म से क्या किया जा सके, निकाला जा सके, ऑक्सीजन अंदर जा सके और यूज़ हो सके, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला जा सके। इसलिए एक्सरसाइज के दौरान ब्रीदिंग का रेट और ब्रीदिंग की डेप्थ क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। कितनी हो जाती है? 30 टाइम्स पर मिनट ड्यूरिंग एक्सरसाइज। देयर इज़ ए little change in the composition of inhaled and exhaled air during the rest or the exercise in the most of the constituent of the air seen in the table। अब ये क्या कहा जा रहा है? there is a little change in the composition of inhaled and exhaled air rest or exercise, कि जो inhaled air है या जो exhaled air है रेस्ट के दौरान या एक्सरसाइज के दौरान उसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं होता, थोड़ा फ़र्क होता है। सो आगे हम एक टेबल देखते हैं। एक टेबल देखते हैं बेटा। 10th में तो ये टेबल आपने डिटेल से देखी थी, 10th क्लास में आपने ये टेबल बिल्कुल डिटेल से देखी थी, तो वही टेबल है, तो आपने उसको देख लेना एक दोबारा। चेंजेस इन द कंपोजिशन ऑफ ब्रीथ्ड एयर, के इनहेल एयर जो हम करते हैं उसमें ऑक्सीजन कितनी होती है, इनहेल एयर जो करते हैं उसमें ऑक्सीजन कितनी है, कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है, वाटर वेपर कितने हैं और नाइट्रोजन कितनी है, और फिर जो हम हवा बाहर निकालते हैं उसमें ये चीज़ें कितने % हैं। पहले तो आपको पता होना चाहिए, नॉर्मल मैं आपको कुछ बातें बता दूं। ये एयर है, ये क्या है बेटा, ये एयर है। एयर में ऑक्सीजन 21% है। ये जो आपकी हवा है ना, इसमें ऑक्सीजन कितने फ़ीसद होती है, 21% होती है। कार्बन डाइऑक्साइड कितने होती है, 0.04% होती है। नॉर्मल एयर की बात हो रही है, आउटसाइड एयर की। ऑक्सीजन इज अबाउट 21%, कार्बन डाइऑक्साइड इज अबाउट 0.04%, एंड देन वाटर वेपर, पानी के बुखारात, ये कितने होते हैं, वेरिएबल होते हैं बेटा। कभी ज़्यादा होते हैं हवा में पानी के बुखारात, कभी कम होते हैं। नाइट्रोजन ये कितनी होती है, 79%। ये नॉर्मल हवा है, नाइट्रोजन 79, वाटर वेपर वेरिएबल ज़्यादा कम होते हैं। कार्बन से 0.04, ऑक्सीजन 21। और इसी हवा को आप जिस्म के अंदर ले जाते हो, तो यही हवा क्या होती है हमारी, इनहेल्ड होती है, इनहेल्ड एयर। सो देखें, इनहेल्ड एयर में ऑक्सीजन 21, कार्बन डाइऑक्साइड 0.04%, 0.04%, वाटर वेपर वेरिएबल नाइट्रोजन 79%। अब एक्सहेल एयर, जब हम हवा को बाहर निकालते हैं तो जो हवा बाहर निकलती है तो उसमें ऑक्सीजन कितनी होती है, 16%, 5% ऑक्सीजन यूज़ हो गई है। कार्बन डाइऑक्साइड जो हम बाहर निकालते हैं वो 4% बाहर निकालते हैं, एक्सहेल्ड एयर में 4% होती है। वाटर वेपर जब गए थे तो वेरिएबल थे, कम ज़्यादा थे, मुतगय्यर थे। जब वो बाहर हम निकालते हैं, जब हम हवा बाहर निकालते हैं तो उसमें वाटर वेपर सैचुरेटेड होते हैं, ज़्यादा होते हैं। नाइट्रोजन गैस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जितनी अंदर जाती है उतनी ही बाहर जाती है। तो 79% इनहेल होती है, 79% एक्सहेल होती है। जब बाहर निकालते हैं तब भी नाइट्रोजन 79% होती है। सो ये आपका चैप्टर 13 बेटा आज कंप्लीट होगी। अल्लाह हाफिज़।